नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त एक सुपर इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, म्यूटेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं उत्परिवर्तन। और ये एक ऐसा चैप्टर है ना, जो नीट हो, आरपीएससी हो, बोर्ड्स हो या कोई भी साइंस का एग्जाम हो, सबके लिए बिल्कुल गेम चेंजर है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज हम जेनेटिक बदलाव की उस एकदम बेसिक प्रक्रिया को समझने वाले हैं जो एवोल्यूशन यानी विकास और इस धरती पर मौजूद पूरी की पूरी डाइवर्सिटी को जन्म देती है। हम गहराई से जानेंगे कि यह बदलाव छोटे से जीन से लेकर बड़े बड़े गुणसूत्रों तक आखिर काम कैसे करता है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले म्यूटेशन का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर जीन और क्रोमोसोमल म्यूटेशंस की गहराई में उतरेंगे, फिर देखेंगे कि ये बदलाव आते किन वजहों से हैं, और अंत में कुछ बहुत जरूरी एमसीक्यूज से अपनी तैयारी को चेक करेंगे। चलिए तो फिर अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये उत्परिवर्तन है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है। आइए देखते हैं। तो उत्परिवर्तन आखिर है क्या? देखिए, सीधी सी बात है, किसी भी जीव के जेनेटिक मटेरियल में, मतलब उसके आनुवंशिक पदार्थ में, अगर कोई अचानक परमानेंट और वंशानुगत मतलब हेरिटेबल चेंज आ जाए तो उसे ही म्यूटेशन कहते हैं। हेरिटेबल का मतलब है कि ये बदलाव अगली पीढ़ी में भी जा सकता है। और पता है, ये शब्द सबसे पहले 1901 में साइंटिस्ट ह्यूगो डी व्रीज ने इस्तेमाल किया था। वो इवनिंग प्रिमरोज पौधे पर अपनी रिसर्च कर रहे थे। अच्छा, अब ये जो म्यूटेशन है, इसको हम मोटे तौर पर दो मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला है जीन उत्परिवर्तन, जिसमें डीएनए के बेस में एक छोटा सा बदलाव आता है, और दूसरा है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। ये एक बड़े पैमाने का बदलाव है, जहां पूरे के पूरे क्रोमोसोम की संख्या या उसकी बनावट ही बदल जाती है। आइए अब डीएनए कोड की गहराइयों में चलते हैं और जरा और डिटेल में समझते हैं कि जीन के लेवल पर ये बदलाव कैसे होते हैं। जीन म्यूटेशन का एक टाइप है बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें एक बेस पेयर की जगह कोई दूसरा बेस पेयर ले लेता है। ये भी दो तरह का होता है। पहला है ट्रांजिशन या संक्रमण, जिसमें एक प्यूरीन की जगह दूसरा प्यूरीन आता है, या एक पिरामिडीन की जगह दूसरा पिरामिडीन। और दूसरा है ट्रांसवर्जन या अनुपथन, जिसमें एक प्यूरीन की जगह पिरामिडीन आ जाता है, या फिर पिरामिडीन की जगह प्यूरीन। अब मजे की बात यह है कि ये छोटे छोटे बदलाव भी प्रोटीन पर बहुत अलग अलग असर डाल सकते हैं। जैसे कि एक है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने या हटने से पूरा का पूरा जेनेटिक कोड ही गड़बड़ा जाता है। फिर आता है मिससेंस म्यूटेशन, जिसका क्लासिक एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। इसमें बस एक अमीनो एसिड की जगह दूसरा आ जाता है और नतीजा, लाल रक्त कोशिकाएं अपना आकार बदलकर हंसिए जैसी हो जाती हैं। एक और है नॉनसेंस म्यूटेशन। इसमें तो कहानी ही खत्म हो जाती है। एक स्टॉप कोडॉन बन जाता है और प्रोटीन का बनना ही रुक जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग है साइलेंट म्यूटेशन। इसमें बेस तो बदलता है, पर अमीनो एसिड वही का वही रहता है। मतलब बदलाव हुआ भी और कोई असर दिखा भी नहीं। कमाल है ना? तो जीन उत्परिवर्तन की खास बातें क्या क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। मतलब हम बता नहीं सकते कि ये कब और कहाँ होंगे। ज्यादातर ये रिसेसिव यानी अप्रभावी होते हैं। मतलब इनका असर तभी दिखेगा जब दोनों एलील में बदलाव हो। अक्सर ये हानिकारक, हार्मफुल होते हैं। और साथ ही ये परसिस्टेंट यानी दीर्घकालिक भी होते हैं, क्योंकि ये कोशिका में लंबे समय तक बने रहते हैं। तो हमने जीन लेवल के छोटे बदलावों को तो समझ लिया। अब चलिए जरा बड़े पैमाने पर देखते हैं, जहां पूरे के पूरे क्रोमोसोम में ही बदलाव आ जाते हैं। इन्हें कहते हैं गुणसूत्रीय परिवर्तन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन या गुणसूत्री विपथन में होता यह है कि या तो पूरे के पूरे क्रोमोसोम की संख्या बदल जाती है, या फिर उनकी बनावट में ही कोई चेंज आ जाता है। इसको भी हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे, एक संख्यात्मक परिवर्तन और दूसरा संरचनात्मक परिवर्तन। पहला है यूप्लॉइडी, जिसे सुगुणिता भी कहते हैं। इसमें क्रोमोसोम के पूरे सेट की संख्या बदल जाती है, मतलब 2n से 3n या 4n हो जाना। इसके भी दो प्रकार हैं। एक है ऑटो पॉलीप्लॉइडी, जो एक ही प्रजाति में होता है, और इसे कॉल्चिसिन जैसे केमिकल से आर्टिफिशियली भी करवाया जा सकता है। और दूसरा है एलोपॉलीप्लॉइडी, जो दो अलग अलग प्रजातियों के बीच हाइब्रिडाइजेशन से होता है, जिसका एक अच्छा उदाहरण है ट्रिटिकल। दूसरा संख्यात्मक परिवर्तन है एन्यूप्लॉइडी या असुगुणिता। ये कोशिका विभाजन के दौरान नॉन डिसजंक्शन की वजह से होता है, जिसमें एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम या तो घट जाते हैं या बढ़ जाते हैं। अगर क्रोमोसोम कम हो जाएं तो उसे कहते हैं हाइपोप्लॉइडी, जैसे मोनोसोमी 2n-1, और अगर क्रोमोसोम बढ़ जाएं तो उसे कहते हैं हाइपरप्लॉइडी, जैसे ट्राइसोमी 2n+1।
जिसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम। अब बात करते हैं संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल चेंजेस की। इसमें पहला है डिलीशन या विलोपन, जहां क्रोमोसोम का कोई एक हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है, और दूसरा है डुप्लीकेशन या द्विगुणन, जिसमें क्रोमोसोम का कोई हिस्सा डबल यानी रिपीट हो जाता है। इसके अलावा क्रोमोसोम के हिस्से अपनी जगह भी बदल सकते हैं, जैसे कि इन्वर्जन या प्रतिलोमन में एक हिस्सा टूटकर 180 डिग्री घूमकर वापस वहीं जुड़ जाता है, और ट्रांसलोकेशन या स्थानांतरण में दो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच हिस्सों का लेनदेन होता है। तो सवाल ये उठता है कि ये म्यूटेशन आखिर होते क्यों हैं? चलिए उन एजेंट्स के बारे में जानते हैं जो ये बदलाव लाने के जिम्मेदार हैं। जिन फैक्टर्स की वजह से म्यूटेशन होता है उन्हें म्यूटाजन या उत्परिवर्तनजन कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, फिजिकल जैसे यूवी किरणें और एक्स किरणें, और केमिकल जैसे मस्टर्ड गैस। यहाँ एक बात जानना बहुत जरूरी है कि साइंटिस्ट H.J. म्यूलर ने 1927 में ड्रोसोफिला मक्खी पर एक्स किरणों का इस्तेमाल करके ये साबित किया था, और इस काम के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो इस चैप्टर के सारे जरूरी कॉन्सेप्ट्स अब क्लियर हो गए हैं, है ना? तो अब बारी है खुद को टेस्ट करने की। अपनी नॉलेज को परखने का ये बिल्कुल सही समय है। तो चलिए लगाते हैं कुछ सुपर इंपॉर्टेंट MCQs जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला सवाल स्क्रीन पर है, उत्परिवर्तन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? ऑप्शंस हैं A. मॉर्गन, B. म्यूलर, C. ह्यूगो डी व्रीज या D. मेंडल। चलिए देखते हैं सही जवाब, और सही जवाब है ऑप्शन C. ह्यूगो डी व्रीज। याद है ना, हमने बात की थी इवनिंग प्रिमरोज पौधे के बारे में। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। एक प्यूरीन बेस का पिरिमिडीन बेस से रिप्लेसमेंट क्या कहलाता है? A. ट्रांजिशन, B. ट्रांसलोकेशन, C. डिलीशन या D. ट्रांसवर्जन। और इसका सही उत्तर है D. ट्रांसवर्जन। याद रखें, जब सेम ग्रुप में बदलाव हो तो ट्रांजिशन, और जब अलग अलग ग्रुप में हो तो ट्रांसवर्जन। तीसरा सवाल, सिकल सेल एनीमिया किस तरह के जीन उत्परिवर्तन का एक क्लासिक उदाहरण है? ऑप्शंस हैं A. फ्रेम शिफ्ट, B. मिससेंस, C. नॉनसेंस या D. साइलेंट। बिल्कुल सही इसका जवाब है B. मिससेंस, क्योंकि इसमें एक अमीनो एसिड दूसरे में बदल जाता है। और ये रहा आखिरी सवाल। मनुष्यों में डाउन सिंड्रोम, जो कि 2n+1 की एक कंडीशन है, किसके कारण होता है? A. मोनोसोमी, B. नूलिसोमी, C. ट्राइसोमी या D. पॉलीप्लॉइडी। सही जवाब है C. ट्राइसोमी, क्योंकि 2n+1 का मतलब ही है एक क्रोमोसोम का बढ़ जाना, यानी ट्राइसोमी। तो अंत में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि उत्परिवर्तन सिर्फ जेनेटिक गलतियां नहीं हैं। हाँ, ज्यादातर हानिकारक होते हैं, पर यही छोटे छोटे बदलाव ही इस धरती पर जीवन के विकास यानी एवोल्यूशन और नई प्रजातियों के बनने का मूल आधार हैं। कहा जा सकता है कि उत्परिवर्तन ही बायोडाइवर्सिटी का असली इंजन है। तो कैसा लगा ये पूरा डिस्कशन? अगर ये एक्सप्लेनर पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, ऐसे ही और जबरदस्त चैप्टर्स के लिए वो जो बेल आइकॉन है ना, उसे दबाकर मंकित वाइब्स चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए।